चलिए दोस्तों, सब बच्चों का स्वागत है। आज की क्लास में मैं टी.आर. जैन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टॉपिक इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मेरा जो टॉपिक है, इसमें जैसा कि आप सब बच्चे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए एक चैप्टर लेकर आया हूं, रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। ये वाला चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और मैं आप सब बच्चों को बता दूं, हमारा इनकम टैक्स के सिलेबस का ये चैप्टर नंबर 2 है। अभी मैंने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बातें बताई हैं और कुछ अभी पेंडिंग है, लेकिन मैं आप सब बच्चों के साथ चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिडेंशियल स्टेटस एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ये वाला चैप्टर मैं आप सब लोगों के साथ स्टार्ट करने वाला हूं। चलिए, अगर मैं आप सब बच्चों को बताऊं तो यहां मेरा जो चैप्टर है, आप सब बच्चे लिखेगा, इसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। जो मेरा टॉपिक है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये वाला चैप्टर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये वाला चैप्टर मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाला हूं। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये वाला जो चैप्टर है, ये मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं। बेटे, मैंने आप लोगों को अभी तक की क्लास में क्या बता दिया, आप मेरे साथ चीजों को समझ के चलिए। बेटा, मैंने आप लोगों को अभी तक फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दिया कि मैं आप लोगों को जो सिलेबस पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को बजट 2020 पढ़ा रहा हूं। ये बात सबसे पहले समझो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं बजट 2020। अब सीरियस होकर तरीके से चीजों को समझो। मैं आप लोगों को बजट 2020 पढ़ा रहा हूं, जिसका एक पार्ट है फिनांस एक्ट, जिसका एक पार्ट है फिनांस एक्ट 2020, जिसका एक पार्ट है फिनांस एक्ट 2020। फिनांस एक्ट 2020 एप्लीकेबल किस ईयर पर होगा, तो मैं बता दूं, फिनांस एक्ट 2020 एप्लीकेबल होगा उन लोगों पर जो लोग अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 में इनकम अर्न करने वाले हैं। यानी कि जो लोग अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक इनकम अर्न करने वाले हैं, उन लोगों के लिए फिनांस एक्ट 2020 जो है वो एप्लीकेबल होगा। और फिनांस एक्ट 2020 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर होगा, फिनांस एक्ट 2020 के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर होगा वो होगा अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। ये बेटे आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर होगा। और अगर हम लोग बात करें असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर, तो असेसमेंट ईयर आपका होगा अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022। ये आपका बेटे असेसमेंट ईयर होगा। सब लोग नोट करके चलना इस बात को, सब लोग नोट करके चलिए इस बात को, ताकि मैं आप लोगों को आज का जो चैप्टर है बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टार्ट करवा पाऊं। आपका कोई क्रॉस क्वेश्चन मेरे पास नहीं आना चाहिए। आज की बातें जो मैं बताऊंगा उन्हीं से आपका चैप्टर बनेगा, तो सिर्फ आज मेरी बातों को अच्छे से सुनो। बेटा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं बजट 2020, जिसमें फिनांस एक्ट 2020 की बात मैं करूंगा। एप्लीकेबल होगा ये ईयर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 पर, जिसमें प्रीवियस ईयर आपका बनेगा अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। और असेसमेंट ईयर जो बनेगा अप्रैल 2021 से 31 मार्च 22। ये जो है वो हमारा असेसमेंट ईयर बनेगा। आप बोलेंगे सर एक बार के लिए प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को बता दो।
आपको मैं सिंपल शब्दों में ये कह सकता हूं कि प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हैं, जिस ईयर में आप इनकम कमाएंगे उसे हम लोग नाम बोलेंगे प्रीवियस ईयर का। और असेसमेंट ईयर को हिंदी में बोला जाता है कर निर्धारण वर्ष। assessment of tax, computation of taxable income and computation of tax liability। जिस ईयर में इनकम का कंप्यूटेशन करके गवर्नमेंट को टैक्स लाइबिलिटी आपको पे करनी होगी उसे हम लोग नाम देने वाले हैं असेसमेंट ईयर। बेटा एक बात सब बच्चे मानकर चलिएगा, जब मैं सिलेबस को स्टार्ट करता हूं एक ही क्लास में या शुरू की कुछ क्लास में मैं पूरे सिलेबस को एक्सप्लेन नहीं करता हूं, तो मैं कुछ बातों को सिर्फ एक लिमिट तक बता करके छोड़ देता हूं। अगर आप में से कुछ लोगों ने मेरे से पहले कुछ इनकम टैक्स के बारे में जानकारी ली है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद अभी आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे सिलेबस खुलेगा वैसे वैसे हर एक चीज आपको मैं कनेक्ट अपने आप करवाता चलूंगा। अभी मेरा काम आपको कंफ्यूजन देने का नहीं है, अभी मेरा काम आपको सीधा ट्रैक पर लेकर जाने का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, एक हमारे पास है प्रीवियस ईयर, एक हमारे पास है असेसमेंट ईयर। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, आज भी बता दिया। मैं आपको चीजें रिलेट कर रहा हूं। मैं आपका चैप्टर ये रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टैक्सेबल इनकम ये मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था हु इज लाइबल टू पे टैक्स। मैं डिटेल नहीं करूंगा, सिर्फ एक बात बता रहा हूं। मैंने एक क्वेश्चन किया था हु इज लाइबल टू पे इनकम टैक्स। सब लोग लिखते चलना, हु इज लाइबल टू पे इनकम टैक्स। तो इसका जवाब आप सब बच्चों के पास एक ही शब्द में था, एनी एसएससी। आप सब बच्चों के पास एक ही शब्द में इसका जवाब होना चाहिए, सर एनी एसएससी। कोई भी पर्सन जो एसएससी की डेफिनेशन को कवर करेगा वो इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल हो सकता है। आप बोलेंगे मैंने बोला एसएससी कौन हो सकता है, तो आपने बोला सर एसएससी एक इंडिविजुअल हो सकता है। लिखते चलो सब बच्चे, एसएससी एक इंडिविजुअल हो सकता है। नंबर 2, एसएससी जो है अगर मैं बात करूं एसएससी HUF ये हो सकता है। एसएससी जो है आपका कोई भी फर्म, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP ये हो सकता है। एसएससी कोई भी BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है। एसएससी जो है कोई भी AOP हो सकता है। एसएससी जो है कोई भी कंपनी हो सकता है। और एसएससी की डेफिनेशन में मैंने एक बार के लिए लिख दिया अदर पर्संस भी एसएससी की डेफिनेशन में कवर्ड हो सकते हैं। ये सब लोग एसएससी की डेफिनेशन में कवर्ड हैं, जिनमें इंडिविजुअल भी है, HUF भी है, फर्म भी है, AOP है, BOI है, कंपनी है, अदर पर्संस है। मेरा आज का जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो इन सब के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में है। इन सब के रेजिडेंशियल स्टेटस मैं यूं लिख दूं, कंप्यूटेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ दीज एसएससी। ये जो एसएससी जिनके मैंने नाम लिखे, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOP, BOI, इन सब के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, इन सब के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में एक एक करके मैं बात करूंगा। बेटा जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि एक एसएससी की जब आप इनकम कैलकुलेट करते हैं तो एक एसएससी जो है प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो जब इनकम को अर्न करेगा, एक एसएससी इनकम को जब अर्न करेगा, मुद्दे की बात कह रहा हूं ध्यान से सुनना, एक एसएससी जब इनकम को अर्न करेगा तो इनकम अर्न
फ्रॉम इंडिया, वो इनकम जो है इंडिया से भी अर्न कर सकता है। फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इनकम को वो इंडिया से भी अर्न कर सकता है और इंडिया के बाहर से भी अर्न कर सकता है। इंटरनेशनल इनकम जिसको आप बोलते हैं, एक पर्सन अपनी इनकम इंडिया से भी अर्न कर सकता है और एक पर्सन अपनी इनकम आउट ऑफ इंडिया भी अर्न कर सकता है। दूसरी बात, वो जो एसएससी जो इनकम अर्न करेगा, जो कि इंडिया से अर्न कर सकता है और आउट ऑफ इंडिया से अर्न कर सकता है, वो एसएससी इंडिया का रेजिडेंट भी हो सकता है। वो एसएससी इंडिया का रेजिडेंट भी हो सकता है और वो एसएससी इंडिया का नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। दो बातें अपने को समझकर चलनी है। पहली बात, एक एसएससी जिसकी मैं बात करूंगा वो इंडिया के लिए रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों हो सकता है और वो इनकम इंडिया से भी अर्न कर सकता है और इंडिया के बाहर से भी अर्न कर सकता है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि जो पर्सन, देखो इंडिया में टैक्स कब लगेगा? अगर मैं बात करूं एनी इनकम टैक्सेबल इन इंडिया, एनी इनकम टैक्सेबल इन इंडिया, relation of income from India, relation of income from India, एक इनकम इंडिया में कब टैक्सेबल होगी? या तो उस इनकम का रिलेशन इंडिया से हो, या तो रिलेशन ऑफ एसएससी फ्रॉम इंडिया, या तो उस एसएससी का रिलेशन इंडिया से हो। मतलब एक पर्सन जो कि इंडिया से एनी इनकम टैक्सेबल इन इंडिया, कोई भी इनकम इंडिया में टैक्सेबल कब होगी भाई? या तो उस इनकम का जो रिलेशन है, रिलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम इंडिया, या तो जो तुम इनकम कमाते हो वो इंडिया से कमाई हो तो इंडिया टैक्स मांगेगा, या तो रिलेशन ऑफ एसएससी फ्रॉम इंडिया, या उस एसएससी का रिलेशन इंडिया से होना चाहिए। दो में से कोई एक बात तो होनी चाहिए, या तो वो पर्सन इंडिया से रिलेट होना चाहिए, या तो जो इनकम कमाई गई वो इंडिया से आपकी रिलेटेड होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक बात या दोनों बातें इंडिया को रिलेट करेंगी तो ही इंडिया जो है उस इनकम पर टैक्स लेगा। कोई भी पर्सन जब इनकम अर्न करेगा, आपको पता है इनकम को अर्न करने के हेड्स कितने हैं? 5 हेड्स हैं। इनकम को अर्न करने के कितने हेड्स हैं? 5 हेड्स हैं। इनकम को अर्न करने के कितने हेड्स हैं जी? 5 हेड्स हैं। सब लोग मेरे को बताओ, इनकम को अर्न करने के हेड्स कितने हैं? 5। और एक पर्सन इनकम को अर्न जब करेगा, अब सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, एक पर्सन जब इनकम अर्न करेगा तो इनकम के ऊपर टैक्स लायबिलिटी कब निकलेगी? जब उसका उस इनकम का रिलेशन इंडिया से है और या तो उस पर्सन का रिलेशन आपका इंडिया से है। तो मैं जो बात कनेक्ट करना चाह रहा हूं कि एक एसएससी जो इनकम अर्न करता है एनी ऑफ द 5 हेड्स, 5 में से किसी भी हेड में से अगर एक पर्सन इनकम अर्न करेगा तो उस इनकम का रिलेशन, या तो उस इनकम का रिलेशन इंडिया से हो। अब देखो, वो जो इनकम आपने अर्न की वो इंडिया से भी अर्न की गई हो सकती है या इंडिया के बाहर से भी अर्न की गई हो सकती है। अगर तो कोई इनकम आपने इंडिया से अर्न की तो भैया सीधी सी बात है, इंडिया में कोई पैसा अगर आप कमाओगे
तो इंडिया गवर्नमेंट तो उसके ऊपर टैक्स लेगी क्योंकि वो पैसा अपने इंडिया से अर्न किया। और या तो वो पर्सन जो इंडिया का रहने वाला है, जो इंडिया का रेजिडेंट है, तब इंडियन गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले सकती है। अब जरा एक छोटी सी बात है, कोई पर्सन अमेरिका में पैदा हुआ, अमेरिका में रहता है, अमेरिका में कमाता है और अमेरिका में खर्च करता है, वो पर्सन इंडिया में आके टैक्स देगा क्या? बताओ जरा। जो पर्सन अमेरिका में तो पैदा हुआ, अमेरिका में ही रहता है, अमेरिका में ही इनकम अर्न कर रहा है, अमेरिका में ही खर्च कर रहा है, इंडिया में वो पर्सन कभी आ ही नहीं रहा, क्या वो पर्सन इंडिया में आके टैक्स देकर जाएगा? क्यों देकर जाएगा? ना तो उसकी इनकम का रिलेशन इंडिया से, ना ही उस पर्सन का रिलेशन इंडिया से, ना तो वो पर्सन इंडिया का और ना ही वो पर्सन की इनकम का रिलेशन इंडिया से। वो क्यों देगा इंडिया में टैक्स? लेकिन जरा सोचो, एक पर्सन जो इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया में रहता है, इंडिया में इनकम कमाता है, इंडिया में ही खर्च कर रहा है, तो बताओ उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेगी या नहीं लेगी? अगर कोई पर्सन इंडिया में रहता है, इंडिया में इनकम कमाता है, तो इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेगी या नहीं लेगी? आप बोलेंगे सर उस पर तो लगेगा। ये बात आपको क्लेरिफाई हो गई। देखो ये चैप्टर क्यों बना मैं आपको बताता हूँ। ये दो बातें तो आपको समझ में आ गई कि भी अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर इनकम कमा रहा है, बाहर खर्च कर रहा है, तो वो इंडिया में टैक्स नहीं देगा। और अगर कोई पर्सन इंडिया में कमा रहा है, इंडिया में खर्च कर रहा है, इंडिया में रह रहा है, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये बात आप सब लोगों के समझ में आ गई। लेकिन जरा सोचिए मेरा क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पर्सन जो इंडिया का रहने वाला है और वो कुछ पीरियड के लिए इंडिया के बाहर जाता है, वहां से इनकम कमाता है और वो इनकम कमाकर इंडिया में लेकर आएगा, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स चार्ज करेगी उस इनकम पर जो उसने इंडिया के बाहर से कमाई? बंदा इंडिया का है लेकिन वो कुछ पीरियड के लिए इंडिया के बाहर गया, वहां से उसने इनकम अर्न की और वो इनकम अर्न करने के बाद इंडिया में लेकर आया। हो सकता है वहां की गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स ले लिया हो और उसके बाद जो पैसा बचा वो आप इंडिया में लेकर आए, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर अगेन टैक्स लेगी या नहीं लेगी? और जरा सोचिए, आपको पता है आईपीएल जो है वो इंडिया में होते हैं, अब की बार तो इंडिया में नहीं हो रहे लेकिन हर साल इंडिया में होते हैं और आईपीएल को करवाने वाली इंडियन ही, पूरा इंडिया ही उसको मैनेज कर रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग। तो जो एक बात बताइए, ये आईपीएल में जितने प्लेयर फॉरेन के खेलने के लिए आते हैं और इंडिया में आईपीएल खेलकर ये लोग पैसा कमाकर लेकर जाते हैं और इंडिया की इतनी सारी कंपनीज की प्रोडक्ट की ये ऐड करके जाते हैं, और जो पैसा ये लोग इंडिया से कमाकर लेकर जाते हैं, बंदे इंडिया के नहीं है, लेकिन इंडिया से पैसा कमाकर आप इंडिया के बाहर लेकर जाओगे, तो बताओ क्या उन लोगों पर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेगी या नहीं लेगी? तो कंफ्यूजन क्या है? देखो, अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर रहता है, बाहर ही इनकम कमा रहा है, बाहर ही खर्च कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही। कोई पर्सन इंडिया में रहता है, इंडिया में कमाकर इंडिया में खर्च कर रहा है, गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। लेकिन अगर कोई पर्सन जो है इंडिया का, इनकम कमा के लाया इंडिया के बाहर से, क्या इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेगी? और क्या कोई भी पर्सन जो इंडिया के बाहर का था और वो पर्सन इंडिया में आकर इनकम कमाकर लेकर गया, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लेगी? ये सब बातों का जवाब आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है। आप सब पहले मेरे को ये बताओ, आपको देखो मैं चैप्टर की पहले आउटलाइनिंग कर रहा हूं, आपको पहले समझना है कि चैप्टर क्यों बना। मेरे हर टॉपिक को बनाने के पीछे एक लॉजिक होगा, मैं कोई भी बात हवा में नहीं करने वाला। हर एक टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा लॉजिकल होगा, और जो इंडिया में इनकम टैक्स के रेट, इनकम टैक्स के रूल, प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, वही सब बातें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। कोई भी फेक, कोई भी चीजें या इमेजिनरी फिगर मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं। जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजंस हैं उन्हीं को मैं साथ में लेकर चलने वाला हूं। इतना बताओ, ये बात समझ में आई? तो ये देखिए, मैं आप लोगों को, जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा है, मेरे चैप्टर का हेडर क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस, पहले मैं आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट करूंगा
और जब आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट हो जाएगा तब मैं पढ़ाऊंगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम, तब मैं पढ़ाऊंगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो ये मेरा टॉपिक बनेगा रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। पहले हम ये पढ़ेंगे आपका इंडिया में रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। जब आपका इंडिया में रेजिडेंशियल स्टेटस डिफाइन होगा कि भाई आप इंडिया के रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं, तब हम ये डिसाइड करेंगे कि एक पर्सन जो है वो उसके ऊपर कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा और कौन सी इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर के बारे में अभी मैं तरीके से आप लोगों को पहले रूल एक्सप्लेन करूंगा। रूल जब समझ में आएंगे तब मैं न्यूमेरिकल केस स्टडीज आपके साथ इसकी डिस्कस करूंगा। जो मटेरियल मैंने आप लोगों को दिया है उस मटेरियल में रूल्स भी हैं, प्रोविजंस भी हैं, जर्नल बातें भी हैं, न्यूमेरिकल केस स्टडीज भी हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं, सब कुछ है। जो मैंने आपको मटेरियल दिया उसके बाहर से कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें आपके मॉड्यूल के भी सारे पॉइंट है, सब कुछ है उसमें। आपने अगर मेरे मटेरियल को पढ़ लिया मतलब आपने चैप्टर के बारे में जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए सब कुछ है मेरे मटेरियल में। ये बात आप मान के चलना, समझ गए? सब कुछ मैंने उस मटेरियल में आप लोगों के लिए दिया है। चलो अब मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं, अब आप लोगों को करना क्या है बेटा, देखो मैं आपको बता दूं, सब बच्चे मेरे साथ क्या करेंगे। मैं तो मैंने मटेरियल दे दिया, नोटबुक में लिखने का बहुत कम काम मैंने आपको कर दिया, क्योंकि जो मटेरियल मैं आपको देता हूं उसमें सब काम है। तो नोटबुक में लिखने वाला या नोट्स बनाने वाला काम बहुत कम होगा, आप मेरे मटेरियल से पढ़ें। दूसरी बात, लेकिन जब मैं चीजें एक्सप्लेन करूंगा तो कुछ चीजों को इजी करने के पर्पज से कुछ चीजें मैं यहाँ मेरे नोटबुक में नोट करवाऊंगा। जो मैं यहाँ नोट करवाऊंगा वो आप साथ साथ नोट करते चलिएगा। नोटिंग का काम जबकि मैं बहुत कम करवाऊंगा, क्योंकि मैं मेरी क्लास में थियोरेटिकल मटेरियल से पढ़ा दूंगा। जो मेरे को लगेगा मटेरियल से पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड हो पा रहा है उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा, और उसके बाद उन सब बातों को बेस बनाकर न्यूमेरिकल केस स्टडीज में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है जी? तो चलिए, अगर मैं आप लोगों को बताऊं मेरा जो चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टैक्सेबल इनकम, हर एक वो पर्सन जो इनकम कमाता है उसे हम लोग एसएससी की डेफिनेशन में कवर करते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एसएससी की डेफिनेशन में मैंने किन किन लोगों को कवर किया। सबसे पहले मैंने एसएससी माना इंडिविजुअल को, कि एक सिंगल पर्सन मेल या फीमेल एसएससी हो सकता है। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नंबर 3 फर्म, अगर हम लोग बात करें। नंबर 4 बीओआई। नंबर 5 एओपी। नंबर 6 कंपनी। और नंबर 7 अदर पर्संस। ये सब लोग एसएससी हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा। अब अगर मेरे को इन सब का स्टेटस जानना हो, सबका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने का सेम कंसेप्ट नहीं है। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने का अलग तरीका है, एचयूएफ का निकालने का अलग तरीका है, फर्म का अलग तरीका है। तो हर एक एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस को निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला या बेसिक कंसेप्ट या बेसिक प्रोविजन मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों को मैं अब क्या करने वाला हूं, एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपके लिए प्रोविजन लेकर चल रहा हूं इंडिविजुअल का। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को यह बताऊंगा कि एक इंडिविजुअल पर्सन को एसएससी की डेफिनेशन में कैसे कवर करेंगे, एक इंडिविजुअल पर्सन कैसे बनेगा एसएससी, ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। एक इंडिविजुअल पर्सन इंडिया में कब रेजिडेंट होगा, कब नॉन रेजिडेंट होगा, ये सब बातें मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रेजिडेंशियल स्टेटस के इस चैप्टर में हम लोग लेकर आने वाले हैं एसएससी की डेफिनेशन में किसको लेकर आने वाले हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। चलिए लिखिएगा जरा। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। सबसे पहले नंबर पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं
कि भाई एक इंडिविजुअल पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो कैसे निकाला जाएगा। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस अगर आपको जानना हो तो रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल के दो हो सकते हैं। आप सब लोगों को मैं बता दूं, एक इंडिविजुअल पर्सन जो है उसके दो तरह के रेजिडेंशियल स्टेटस हो सकते हैं। पहली बात, एक इंडिविजुअल पर्सन इंडिया का रेजिडेंट हो सकता है। एक इंडिविजुअल पर्सन इंडिया का रेजिडेंट हो सकता है और एक इंडिविजुअल पर्सन इंडिया का नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। एक इंडिविजुअल पर्सन इंडिया का रेजिडेंट हो सकता है और एक इंडिविजुअल पर्सन इंडिया का नॉन रेजिडेंट हो सकता है। अगर हम लोग बात करें रेजिडेंट की, तो बेटा एक पर्सन इंडिया का जो रेजिडेंट होगा, दो तरह के रेजिडेंट होंगे। पहले नंबर पर होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट और दूसरे नंबर पर होगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। फर्स्ट नंबर पर होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट और सेकंड नंबर पर होगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक पर्सन इंडिया में या तो होगा रेजिडेंट या तो होगा नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट हो सकता है और फिर रेजिडेंट की भी दो वैरायटी हैं, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। चलिए, अगर बेटे हम लोग बात करें, आप मेरी बात को समझिएगा, एक पर्सन जब रेजिडेंट होगा, एक पर्सन को रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बनाकर चलने वाली हैं बेसिक कंडीशंस। आप लिख लो, एक पर्सन को रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बनाती हैं बेसिक कंडीशंस। देयर आर टू बेसिक कंडीशन, दो बेसिक कंडीशंस हैं जो आपको रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बनाती हैं। मतलब मैं आपको दो बेसिक कंडीशंस बताऊंगा जिनको सेटिस्फाई करके आप रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट बनेंगे। एक इंडिविजुअल पर्सन को रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दो बेसिक कंडीशन बनाती हैं और एक पर्सन को ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी बनाने के लिए हम लोग चेक करते हैं एडिशनल कंडीशंस। एक पर्सन को ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी बनाने के लिए हम लोग चेक करते हैं बेटे एडिशनल कंडीशंस। देयर आर टू एडिशनल कंडीशंस। हमारे पास दो तो हैं बेसिक कंडीशन और दो ही हैं एडिशनल कंडीशन। आपकी जो बेसिक कंडीशंस हैं वो आपको ये बताएंगी कि आप इंडिया में रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं, और एडिशनल कंडीशन आपको ये बताएंगी कि आप रेजिडेंट में कौन से हैं, ऑर्डिनरी हैं या नॉट ऑर्डिनरी हैं। प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो एसएससी कितने टाइप का होगा, इंडिविजुअल एसएससी कितने टाइप का होगा, दो, एक रेजिडेंट, दूसरा नॉन रेजिडेंट। फिर रेजिडेंट भी दो तरह के हो सकते हैं, नंबर वन ऑर्डिनरी और नंबर टू नॉट ऑर्डिनरी। सही है। जब भी बेटे मैं आपको लिखा करूंगा, ध्यान रखिएगा, मैं जर्नली इसको मैं ओ आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट, कई बार बुक में ऐसे लिख दूंगा ओ आर। ओ आर जो है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसको मैं लिखूंगा एन ओ आर, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एन ओ आर। और थर्ड नंबर पर आएगा नॉन रेजिडेंट, दैट मींस एन आर, नॉन रेजिडेंट, एन आर, इसे हम लोग लिखेंगे एन आर। तो एक इंडिविजुअल पर्सन इंडिया में, आपको मैं बता दूं इस तरह से, एक इंडिविजुअल पर्सन इंडिया में या तो बनेगा रेजिडेंट या बनेगा नॉन रेजिडेंट।
रेजिडेंट फिर से दो तरह के हो सकते हैं, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट और दूसरे नंबर पर है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये हो सकते हैं। बेटे अगर मैं आप सब लोगों को बताऊं, मान लीजिए ये एक पर्सन है, सही है, और ये अपने घर से चला अपना स्टेटस जानने के लिए, एक एग्जांपल बनाते हैं, एक पर्सन अपने घर से चला अपना स्टेटस जानने के लिए। तो स्टेटस जानने के लिए देखो मैं आपको एक स्टोरी बना के सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये पर्सन का घर ये है, ये अपने घर से चला और यहां आया, चलता गया यहां आके रुका, यहां आकर के एक टी पॉइंट को जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, यहां आकर के एक बैरियर लगा हुआ है, यहां एक बैरियर लगा हुआ है और एक बैरियर पर एक पर्सन बैठा है। इस पर्सन ने जाके, मान लीजिए ये पर्सन है टी आर जैन, मिस्टर टी आर जैन को अपना रेजिडेंशियल स्टेटस जानना था। तो मिस्टर टी आर जैन चले गए अपना स्टेटस जानने के लिए और उस सीधा जा रहे हैं अपने घर से, तो रास्ते में एक बैरियर आता है, बैरियर पे एक पर्सन बैठा है। तो मैंने बोला भाई ये रास्ता कैसे ओपन होगा, तो उस पर्सन जिसने बैरियर लगा रखा था वो ये कहता है सर इस बैरियर को खोलने से पहले मैं आपसे पूछने वाला हूं दो क्वेश्चन, आप मेरे दो क्वेश्चन का जवाब देंगे। अगर मैंने आपसे जो दो क्वेश्चन पूछे, अगर आपने उनमें से किसी एक क्वेश्चन का जवाब राइट दे दिया या दोनों का राइट आंसर आपने दे दिया, राइट आंसर एनी वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम, मैं आपसे टू क्वेश्चंस अराइज करूंगा। अगर आपने टू क्वेश्चंस में से किसी एक क्वेश्चन का राइट आंसर दे दिया या बोथ क्वेश्चन का राइट आंसर दे दिया, तो आपके लिए ये वाला जो रूट है वो ओपन हो जाएगा। अगर आपने राइट आंसर दिया टू में से एनी वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम, एक भी क्वेश्चन का जवाब अगर आपने सही दे दिया या दोनों क्वेश्चन का जवाब आपने सही दे दिया, तो मैं आपके लिए रेजिडेंट वाला रास्ता ओपन कर दूंगा। और इफ यू डोंट आंसर, तो फिर हम लोग आपके लिए नॉन रेजिडेंट वाला रास्ता ओपन करें। मतलब आपको मैं दो क्वेश्चन अराइज करूंगा, अगर आपने दोनों में से किसी एक का या दोनों का रिप्लाई सही दिया, तो मैं आपके लिए रेजिडेंट वाला रास्ता ओपन कर दूंगा। और अगर आपने दोनों का जवाब गलत दिया, तो मैं आपके लिए नॉन रेजिडेंट वाला रास्ता ओपन कर दूंगा। अब जरा सोचिए, मिस्टर टी आर जैन ने अगर दोनों क्वेश्चन का जवाब रॉन्ग दिया, तो आप कौन से रास्ते पर आ गए, नॉन रेजिडेंट वाले, और वो नॉन रेजिडेंट पर आकर रुक जाता है। मतलब दो क्वेश्चन पूछे, दोनों का जवाब गलत, अब क्या हो गए, नॉन रेजिडेंट। अगर दो में से किसी एक या दोनों का रिप्लाई आपने सही दे दिया, तो आप कौन से वाले रूट पर आ गए, रेजिडेंट वाले रूट पर आ गए, जो कि यहां कर स्टॉप हो, रेजिडेंट बन गए। लेकिन जहां आप रेजिडेंट बने वहां फिर आप आगे चलने लगे, लेकिन वहां फिर एक पर्सन बैरियर लगाकर बैठा है। आपने उस पर्सन से बोला भाई अब तुम क्या चाहते हो, तो इस पर्सन ने बोला, रेजिडेंट वाले पर्सन ने, जो यहां बैठा है, इस स्टेज पर जो बंदा बैठा है, वो कहता है सर मैं भी आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन मैं आपको चॉइस नहीं देने वाला। अगर आपने मेरे दोनों क्वेश्चन का जवाब सही दिया, तभी मैं आपके लिए ऑर्डिनरी वाला रूट ओपन करूंगा। इफ यू आंसर द बोथ क्वेश्चन, देन you are ordinary resident. If SSC does not answer one question or both question, then उसको हम लोग ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाले पर लेकर जाएंगे। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब आप स्टार्टिंग में गए पहले बैरियर पर जहां बेसिक कंडीशन थी, कितने क्वेश्चन पूछे गए आपसे, दो। आपने कितने का जवाब सही देना है कि आप रेजिडेंट वाले रूट पर आ जाओगे, एनी वन ऑफ देम और बोथ ऑफ देम। अगर दोनों में से आप एक या दोनों का जवाब सही दे देते हो, तो आप रेजिडेंट, दोनों का जवाब गलत दे देते हो तो नॉन रेजिडेंट। इसके बाद अगर आप आ गए जवाब सही देकर रेजिडेंट वाले रूट पर, तो रेजिडेंट भी दो तरह के हैं, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। उसके लिए फिर से आपको दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन अब की बार आपके पास चॉइस नहीं है।
अगर आपने दोनों का जवाब सही दिया तभी आप क्या माने जाएंगे, ऑर्डिनरी। अगर आपने दोनों में से किसी एक का जवाब या दोनों का जवाब गलत दिया तो फिर आप बन जाएंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इस बात को मैं इस रूट से ऐसे बता सकता हूं, सुनिएगा, लिखना नहीं लिखवाऊंगा मैं बाद में, पहले सुनिएगा। देयर आर टू बेसिक कंडीशंस, देयर आर टू बेसिक कंडीशंस if an individual satisfy one basic condition or both basic condition, then it will be resident. There are two basic conditions, and if an individual satisfy one basic condition or both basic condition, then it will be resident. And if it does not satisfy both of the basic condition, then it will be non-resident. अगर मैं सिंपल शब्दों में बता दूं, अगर एक इंडिविजुअल के सामने दो बेसिक कंडीशन है, अगर एक इंडिविजुअल पर्सन दी गई दो बेसिक कंडीशन में से कोई एक बेसिक कंडीशन या दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो वो रेजिडेंट बन जाता है। अगर वो दोनों ही बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाता है। दो बेसिक कंडीशन है, दो में से कोई एक या दोनों सेटिस्फाई कर दो, रेजिडेंट। दोनों सेटिस्फाई ना करो, नॉन रेजिडेंट। बेसिक कंडीशन क्या है वो भी बताऊंगा, अभी नहीं बताई है, पहले ये समझो कितनी सेटिस्फाई करके क्या बनोगे। दो बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन आपको रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बनाते। दो बेसिक कंडीशन है, दो में से कोई एक या दोनों पूरी कर दो, रेजिडेंट। दोनों पूरी ना करो, नॉन रेजिडेंट। ये तो हो गया जी आपके रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए। सुनते जाओ अभी। अगर आप बन गए रेजिडेंट तो मेरे को रेजिडेंट की फिर दो वैरायटी है, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। एक पर्सन को ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी बनाने के लिए हमारे सामने क्या है, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन कितनी है, दो। लेकिन एडिशनल कंडीशन में चॉइस नहीं है, मतलब देयर आर टू एडिशनल कंडीशन। अगर आप बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो आप क्या बन जाएंगे, ऑर्डिनरी। और अगर आप दो में से कोई एक पूरी ना करें या दोनों ही पूरी ना करें तो आप क्या बन जाएंगे बेटे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो एक पर्सन को अल्टीमेटली अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है, पहले उसको बेसिक कोई दो में से कोई एक या दोनों पूरी करके रेजिडेंट बनना पड़ेगा। फिर उसको एडिशनल दोनों पूरी करनी पड़ेंगी, तब जाके वो ऑर्डिनरी बनेगा। नॉट ऑर्डिनरी के बारे में बताऊं, पहले उसको बेसिक पूरी करके रेजिडेंट बनना पड़ेगा, लेकिन एडिशनल दो में से कोई एक पूरी नहीं की या दोनों ही पूरी नहीं की तो आप क्या बन जाएंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और नंबर थर्ड पर जो नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट वही बंदा हो जाएगा जो बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। एडिशनल करे या ना करे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो पर्सन दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा वो पर्सन नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। एडिशनल पूरा करे या ना करे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये मैंने बेसिक बात बताई है, अभी मैंने नोट करवाना स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ मैंने आपके माइंड में कुछ बातें डालने की कोशिश की है। अब सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताओ कि आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है क्या, फटाफट से बता दो। बताइए। मैं अभी नोट भी करवाऊंगा, ये जितनी बात मैंने बोली है सब हम लोग नोट करेंगे, अभी वो सब हम लोग नोट करेंगे, आप टेंशन मत लें। मैं आपको देखो, आप लोग मेरे साथ अभी कुछ क्लास आप लोगों ने की है, बट एक बात आप लोगों को समझ में आ गई कि बेटा जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना तो आप मेरी बात को अच्छे से सुनो। अगर आप लोगों ने मेरी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुन लिया
समझ लिया तो आप लोगों को दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलने वाला टीचर हूं। मैंने पहले बेसिक बातें बता दी। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट ऑफ ऑल बताने वाला हूं बेसिक कंडीशंस क्या हैं। मैं बताने वाला हूं एडिशनल कंडीशंस क्या हैं। जब आपकी बेसिक और एडिशनल आपको समझ में आ जाएंगी, फिर हम लोग आपको वापिस से ले आऊंगा कि अब बताओ बेसिक और एडिशनल सेटिस्फाई करने से कौन ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट बनेगा। एक एक करके हम तीनों का स्टेटस निकालेंगे और जब एक एक करके तीनों बातें हमारी कैलकुलेट हो जाएंगी, उसके बाद हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है उनको करना स्टार्ट जो है वो करने वाले हैं। आप सब बच्चे बताओ ये वाली बात सबको क्लियर है? बहुत ही सिस्टमेटिक वे से मैं चलने वाला टीचर हूं। मेरे को कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक एक चीज आपको क्लैरिफाई करके मैं तभी आगे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आज की क्लास में मैंने सिर्फ आपको चैप्टर का यूं कह लो मोटे मोटे तौर पर इंट्रोडक्शन ही दिया है कि ये चैप्टर में आपको क्या सीखना है। जब आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना समझ में आ जाएगा, जब आपको ये पता लग जाएगा कि एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलना है, बेटे रेजिडेंशियल स्टेटस निकलने के बाद ही आपको मैं बता पाऊंगा कि भाई इस एसएससी के लिए, इस स्टेटस के लिए ये इनकम टैक्सेबल है, इस स्टेटस के लिए ये इनकम टैक्सेबल है। हर एक पॉइंट मैं आप लोगों के लिए क्लेरिफाई कर पाने वाला हूं। तो चलिए फिर ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जो मटेरियल मैंने आपको दिया है पीडीएफ नोट्स, वो आप रीडिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे लेवल पर। इंस्टीट्यूट से आप कलेक्ट कर सकते हैं उसका प्रिंटेड मटेरियल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।